बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं काज़ी शारिक महमूद आज अपनी तस्वीरों की पहली नुमाइश की रुदात आपको सुनाता हूँ, जिसके बारे में मैं कह चुका हूँ और बड़े यकीन से कह चुका हूँ कि इस किस्म की नुमाइश ना कभी पहले हुई और ना ही आइंदा कभी हो सकेगी। और ये बात हो सकता है आपको बड़ी अजीब सी लगे, लेकिन हकीकत यही है कि ये बिल्कुल एक हकीकत है। और इस रुदात को सुनकर आप खुद कह उठेंगे कि वाकई हकीकतन इस किस्म की नुमाइश किसी की ना हुई होगी और ना ही आइंदा किसी की हो सकेगी। मेरी ज़िंदगी की पहली मुलाजमत सिंगर कंपनी की थी। सिंगर कंपनी, और मेरी नीयत ये सर्विस करने की सिर्फ ये थी कि मैं इतना पैसा जमा कर लेना चाहता था कि उससे अच्छे से कलर, अच्छे से बुर्श और दिगर पेंटिंग के जो लौज़मात हैं वो मैं ख़रीद सकूं और उसकी खूबसूरत सी तस्वीरें बनाने के बाद फ्रेमिंग करा सकूं। और उसके बाद मैं किसी गैलरी में, आर्ट गैलरी में या आर्ट्स काउंसिल की गैलरी में या वैसे ही किसी प्राइवेट गैलरी में अपनी तस्वीरों की नुमाइश करूं। मेरी नीयत उसकी सिंगर में मुलाजमत करने की यही थी। तो लेकिन फिर बीच में ऐसा हुआ कि उस वक्त हम कोरंगी के एरिया में रहते थे और मैं अपने भाइयों के साथ रिहाइश रखता था। दो बड़े भाई मेरे एक ही मकान में रहते थे के एरिया में, मैं उनके साथ रहता था और हमारी वालदा भी हमारे साथ थी। जबकि एक भाई हमारे जो मुझसे बड़ा है, तीसरे नंबर का जो भाई है, वो वाकैंड में रहता था। वाकैंड में उनकी रिहाइश थी। तो इन दो जो ये भाई थे, इनकी हाल ही में शादी हुई थी। और जब मेरी सिंगर में मुलाजमत हुई, उससे कुछ अरसे के बाद फिर ऐसा हुआ कि एरिया के मकान को फरोख्त करना पड़ा और एक भाई गुलबर्ग में मुंतकिल हो गए, जबकि एक भाई ने कोरंगी 100 क्वार्टर में मकान ले दिया। और मैंने कोरंगी 6 नंबर पर एक छोटा सा मकान लिया और अपनी वालदा को लेकर उसमें मुंतकिल हो गया। और वो मकान जो था वो हमारे सिंगर में एक सुपरवाइज़र थे, तो महमूद साहब, उनका मकान था और वो 60 रुपये किराए पर मैंने लिया था। उस ज़माने में 60 रुपया किराया था उस मकान का। एक कमरे का मकान था, लेकिन आखिर सहन था उसके कमरे के आगे और किचन वगैरह था और काफ़ी बड़ा सा सहन था, किचन था, बाथरूम था, सहूलियात थी वगैरह।
था वो एक कमरे का मकान, लेकिन उस मकान में जब हम मुंतकिल हुए तो हमारी मेरी जो वालदा थी वो बहुत खुश थी, क्योंकि वो उनकी देरीना ख्वाहिश थी कि वो मेरे साथ ही रिहाइश इख्तियार करें। तो बहरहाल वो इस तरह अखराजात में काफ़ी इजाफा हो गया, और तो मैंने बामुश्किल तमाम 1 साल के अरसे में तकरीबन 15-16 पेंटिंग्स तैयार की हैं। सिंगल में उस वक्त 2 शिफ्टें हुआ करती थी, ए शिफ्ट और बी शिफ्ट। पेंटिंग्स में रात ही को अमूमन बनाया करता था, दिन में मैंने कभी काम नहीं किया। रात को जब मुकम्मल सुकून हो जाया करता था, वालदा सो जाया करती थी, तो मैं बाहर सहन के एक कोने में जाकर पेंटिंग बनाया करता था। अब जब मैंने 15-16 पेंटिंग्स, तकरीबन 1 या 1.5 साल का की बात थी, तो मेरी मुलाजमत मैंने रिज़ाइन कर दिया। उसकी कुछ वजूहात थी कि क्योंकि मेरी तबीयत चूँकि उस मुलाजमत पर आमादा नहीं थी, मैं दिल के साथ वो मुलाजमत नहीं कर रहा था। एक मजबूरी ही थी कि जिसकी वजह से मैं मुलाजमत कर रहा था, और मेरा दिल जो था वो यही था कि मैं सिर्फ पेंटिंग बनाऊंगा और अफसाना निगारी वगैरह करूंगा, उसी में पैसे कमाऊंगा। तो वो मेरे मिजाज के चूँकि ख़िलाफ़ थी, लिहाजा वो छोटी सी किसी बात पर मेरी अनबन हुई, सुपरवाइज़र साहब से, और मैंने रिज़ाइन कर दिया। अब चूँकि मेरे एक भाई जो थे, बड़े भाई जो थे, वो भी सिंगरी में थे, उन्हें फौरी तौर पर इस बात का इल्म हो गया था, तो उन्होंने उसी दिन शाम को आकर मेरी वालदा से इस बात का ज़िक्र कर दिया कि इस अहमक आदमी ने मुलाजमत छोड़ दी है, वहाँ रिज़ाइन करके आ गया है। तो वालदा इस बात पर काफ़ी मुझसे नाराज़ हुई थी, और उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था। और फिर अगले दिन फिर भाई आए और उन्होंने कहा कि क्योंकि अब इसने मुलाजमत छोड़ दी है, तो लिहाजा आप मेरे साथ चलें, क्योंकि अब ये एक किस्म को ये बेरोज़गार है, तो ये किराया कहाँ से देगा और खाने पीने का इंतज़ाम कहाँ से करेगा, लिहाजा आप मेरे साथ चलें। तो जाहिर है फिर मैंने भी छोड़ना ही था मकान, जब वालदा जा रही थी, तो इस तरह वो मेरी मुलाजमत ख़त्म हुई, और हम फिर 100 क्वार्टर में, उस वक्त भाई ने 100 क्वार्टर में मकान ले लिया था, तो हम वहाँ पर मुंतकिल हो गए। लेकिन उस जब वहाँ 100 क्वार्टर में हम मुंतकिल हुए, तो तकरीबन चंद दिनों के बाद ही मेरी जो भाभी थी उन्हें लाहौर जाना पड़ा। लाहौर में कोई उनके, क्योंकि उनकी वालदा लाहौर में थी, उनके घर में कोई तकरीब वगैरह थी, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है कि किस किस्म की तकरीब थी। वो वहाँ लाहौर चली गई, और जबकि जो मेरी वालदा थी उन्हें
वाकंड जाना पड़ा। तो वाकंड में मेरा जो भाई था उसने उन्हें बुलाया था किसी इमरजेंसी की वजह से। तो बहरहाल वो वहाँ पर बात चली गई और यहाँ अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए। तो अब जो मेरे पास जमा पूंजी थी वो होटलबाजी में ख़त्म होनी शुरू हुई, क्योंकि होटल से खाना पीना था। तो वहाँ की जो मैंने तस्वीर बनाई थी वो हार्ड बोर्ड पर बनाई थी और ऑयल कलर से बनी हुई थी। ऑयल कलर से हार्ड बोर्ड पर बनाई हुई थी तस्वीरें थी तकरीबन 15 या 16, लेकिन उन पर जो फ्रेमिंग विदाउट फ्रेम थी, फ्रेम कराने के लिए मेरे पास पैसे बाकी नहीं बचे थे। और ये रफ्ता रफ्ता फिर पैसे कम होते गए, यहाँ तक कि नौबत ये पहुँची कि मेरी जेब में अब बिल्कुल पैसे नहीं रहे। तो मैंने अब ये सोचा कि अब मैं क्या करूं। तो मैंने कहा, उन तस्वीरों के बारे में सोचा कि अब इन तस्वीरों को इसी तरह मैं फरोख्त करता हूँ, बगैर किसी फ्रेम वगैरह के। मैं इसको, ये कम कीमत पे बिकेंगी लेकिन बिक जाएंगी। अब मैंने सोचा ये इन्हें फरोख्त में किस जगह कर सकता हूँ। किसी गैलरी के तो वो काबिल नहीं थी, आर्ट गैलरी के किसी काबिल नहीं थी। तो मैंने सोचा ये किसी जगह रख कर मैं इन्हें फरोख्त कर देता हूँ। लेकिन चूँकि उस ज़माने में मैं काफ़ी ज़्यादा शर्मीला किस्म का जवान था, तो वह उस एरिया में तो मेरे लिए बैठना मुमकिन नहीं था, क्योंकि मुझे इस बात पे शर्म आ रही थी कि कोई मुझे देखेगा, कोई कंपनी का लड़का या मोहल्ले का कोई आदमी, तो वो क्या कहेगा कि ये फुटपाथ पे बैठ के अपनी तस्वीरें फरोख्त कर रहा है। तो मैंने फिर फैसला किया कि इसको बंदर रोड पर जाकर फरोख्त करूँगा। बंदर रोड पर अक्सर मैं सदर से पैदल उस ज़माने में जाया करता था बोल्टन मार्केट तक। तो बोल्टन मार्केट के रास्ते में वो आती है, बल्दिया का ऑफिस आता है। तो वो मेरी नज़र में था, क्योंकि उसकी जो बल्दिया की दीवार है उस पर कार्नर सी बनी हुई है और वहाँ पर तस्वीरें रखने की जगह बन सकती थी। तो मैंने सोचा कि एक तो वो घर से दूर है, वहाँ मुझे कोई मेरा वहाँ कोई जानने वाला नहीं मिलेगा, ज़्यादा मैं वहाँ पर जाकर आराम से इन तस्वीरों को फरोख्त कर दूँगा। तो एक दिन जब ये नौबत आ गई थी, लेकिन ये भी सोचते सोचते काफ़ी दिन गुजर गए थे, और अब नौबत ये आ गई थी कि मेरी जेब में बिल्कुल पैसे ख़त्म हो चुके थे। सिर्फ और सिर्फ इतने पैसे थे कि मैं सदर तक जा सकता और सदर से वापस आ सकता। सिर्फ इतना किराया था मेरे पास, बाकी मेरी जेब में और कोई पैसा नहीं था। लिहाजा उस दिन मैंने फ़ैसला कर लिया था रात को कि अब मैं सुबह जाऊंगा और इन तस्वीरों को फ़रोख्त से कुछ पैसा जो मिलेगा उसी से आगे का कुछ बंदोबस्त करूँगा। क्योंकि घर में तो कुछ कोई उस वक्त खाना पीना नहीं होता था। तो दोनों, मतलब वालदा भी गई हुई थी और भाभी भी गई हुई थी।
تو ہم دونوں ہی بھائی تھے اور ہوٹل بازی کرتے تھے. تو بہرحال اگلے دن صبح میں نے وہ ہارڈ بورڈ لیے تو دیکھا، میں نے ان کو وزن کو وہ ہاتھ میں دے کے دیکھا، تو میں نے فیصلہ کیا کہ اس میں سے 8 یا 9 تصویریں ہی میں اٹھا سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں اٹھا سکتا. اس سے زیادہ نہیں اٹھائی جا سکتی. تو میں تقریباً 8 یا 9 تصویریں لے کر، اور وہ ہارڈ بورڈ پر بنی ہوئی تھی اور تقریباً 3x2 کی بنی ہوئی تھی. ان کا سائز جو تھا وہ 3x2 کا تھا. تو بہرحال میں اسے اٹھا کر 100 کوارٹر کے اسٹاپ پر لے کر گیا. 100 کوارٹر کے اسٹاپ پر لے کر گیا تو اس وقت صبح کا تقریباً 8 یا 8:30 کا وقت تھا. کافی لوگ وہاں کھڑے ہوئے تھے بس کے انتظار میں. اس وقت 17A یا 17B یہاں سے چلا کرتی تھی 100 کوارٹر سے. تو میں اس کے انتظار میں کھڑا ہوا تھا تو ایک محترمہ جن کی عمر تقریباً 30 یا 35 سال تھی تقریباً، اور اس وقت میری جو عمر تھی وہ 23 یا 24 سال تھی تقریباً. تو وہ ایک بہت غریب سی اور بڑی کمزور سی ایک خاتون جن کی عمر تقریباً 30 اور 35 کے درمیان تھی، وہ اسٹاپ پر آئیں اور انہوں نے 1-2 چکر لگائے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک. وہ سب کو مطلب ہے بغور دیکھ رہی تھی، اور ان کی حالت بہت ہی خستہ تھی. مطلب پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے انہوں نے، میلے کچیلے، اور شلوار بھی کے پائنچے بھی تھوڑے سے پھٹے ہوئے تھے. پاؤں میں ایک خستہ سی چپل تھی، اور ان کی جو ایک آنکھ بھی تھی وہ بھی تھوڑی سی خراب تھی. تو بہرحال وہ ان کی صورتحال ہی بتا دی تھی کہ وہ بڑی اس وقت کسی مشکل صورتحال سے گزر رہی ہیں. وہ 15-20 آدمیوں کو انہوں نے دیکھا اور آخر وہ میرے پاس آئیں اور انہوں نے بڑے شرمندہ سے اس بات نے کہا، بھیا کیا تم مجھے ناشتہ کروا سکتے ہو؟ میں 2 دن سے بھوکی ہوں. 2 دن سے بھوکی ہوں، میں نے 2 دن سے بالکل کچھ نہیں کھایا، اور اب میری حالت جو ہے بہت خراب ہو چکی ہے. تو اگر تم مجھے ناشتہ کرا تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی. ایسی صورتحال میری زندگی میں پہلی مرتبہ آئی تھی، اور اس وقت میری جیب میں کچھ پیسے بھی نہیں تھے، لیکن میرے اوپر اب یہ فرض عائد ہو گیا تھا کہ میں ان کے لیے کچھ کرتا. تو میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ گھر تک چلیے تو میں وہاں آپ کو ناشتہ کروا دوں گا. وہ فوراً اس بات پر راضی ہو گئی. تو میں ان کو، کیونکہ گھر نزدیک ہی تھا بالکل ہی، تو میں وہاں انہیں لے کر گیا. بھائی میرے جا چکے تھے اس وقت سنگل میں، اپنی کمپنی میں جا چکے تھے. تو میں تالا کھول کے میں اندر گیا انہیں لے کر. تو اب پھر میں نے یہی سوچا ہوا تھا کہ کچن میں، باورچی خانے میں سامان تو ہوگا، آٹا وغیرہ ہوگا، چائے کی پتی ہوگی، کچھ انتظام ہوگا. تو ان سے خود ہی میں کہوں گا کہ آپ روٹی پکا دیں اور چائے وغیرہ بنا لیں، تو اس سے میں بھی ناشتہ کر لوں گا اور وہ بھی کر لیں گے.
मेरे जहन में ये था। अब उन्हें मैंने कमरे में बिठाया और किचन में गया, तो मैंने जब किचन में देखा तो वहाँ ताला लगा हुआ था। किचन में ताला लगा हुआ था और ये बड़ी गैर मुतवक्का बात थी मेरे लिए कि मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा अपने घर के बावर्ची खाने में ताला देखा। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है इसकी चाबी यहीं कहीं कमरे में रखी हो, तो मैंने कमरे में उस चाबी को तलाश करना शुरू किया, लेकिन मुझे कहीं पर भी चाबी नहीं मिली। अब मुझे उनके सामने इंतहाई शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं खातून को यहाँ ले भी आया और इसके लिए मैं किसी किस्म का कोई नाश्ते का बंदोबस्त नहीं कर सका। मैंने उन्हें बता दिया कि ये मेरे भाई का घर है और ये मतलब है मेरी भाभी गई हुई हैं, वालदा भी गई हुई हैं। तो अब मेरा ख्याल था कि किचन खुला हुआ होगा, लेकिन किचन में ताला लगा हुआ है और चाबी मैं तलाश कर रहा हूँ और चाबी नहीं मिल रही। तो इसका मतलब है कि ये भीड़ मेरे भाई ही लेकर चाबी चले गए हैं, या हो सकता है यहाँ कहीं हो जो मुझे नहीं मिल रही। तो वो खातून भी इस पर क्या कह सकती थी, तो खामोशी से उठी और वो चली गई। और वो उनके चलने की रफ्तार ही से मुझे बाखूबी अंदाज़ा हो रहा था कि ये हकीकतन बहुत ही भूखी हैं और इन्होंने वाकई 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मेरा ज़मीर मुझे सख्त मलामत कर रहा था और मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा था। तकरीबन उनके जाने के 1 घंटे बाद तक मैं बहुत ही ज़्यादा गमज़दा हालत में वहाँ बैठा रहा। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं या क्या ना करूं। बहरहाल फिर तकरीबन 1 घंटे के बाद मैंने फिर वो अपनी तस्वीरें उठाई और स्टॉप पर पहुंच गया, क्योंकि इसके सिवा कोई चारा कार नहीं था। स्टॉप पर पहुंचा और मैं सदर पहुंचा। सदर ही तक का किराया था, आगे का मेरे पास किराया नहीं था, क्योंकि मुझे वापस भी आना था, सिर्फ वापसी का किराया था। तो मैंने फिर चलना शुरू किया पैदल बंदर रोड की तरफ, एम.ए. जिन्ना रोड की तरफ चलना शुरू किया। उस ज़माने में ईरानी होटल होते थे चाय के, और उनकी चाय बहुत अच्छी होती थी। भारी भर कप हुआ करते थे उनके, और हाफ कप चाय वो दिया करते थे। और काफ़ी उस ज़माने में कराची के होटल सस्ते होते थे, चाय भी बहुत ही सस्ती होती थी। तो बहरहाल चूँकि मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ था, भूख भी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि अब इतने पैसे तो हैं कि मैं चाय पी सकता हूँ। तो मैंने एक ईरानी होटल पर वहाँ सदर में बैठकर चाय पी। और अब ये हुआ कि अब जो मेरे पास वापसी का किराया था वो भी ख़त्म हो चुका था। मतलब अब मेरे पास वापसी का भी किराया नहीं था। अब यही था कि इन तस्वीरों को फ़रोख्त करके ही कुछ रकम मेरी जेब में आ सकती थी। बहरहाल मैंने चलना शुरू किया और मैं बंदर रोड पे जा पहुंचा, और जिस जगह को मैंने सोचा हुआ था उसी जगह पहुंचकर मैंने अपनी वो तस्वीरें उस खिड़की पर, वो जो 4 दीवारी है, बल्दिया के ऑफिस की जो 4 दीवारी है,
उस पर एक छज्जा सा निकला हुआ है, उस पर रखने की जगह है, कोई चीज़ रखी जा सकती है, उस पे बैठा भी जा सकता है। तो मैंने वहाँ पर वो तस्वीरें रख दी। उनमें से वो तकरीबन 7 या 8 ही तस्वीरें थी, वो मैंने वहाँ रख दी। तो अब मुझे इंतज़ार, मेरा जो था वो जहन में ये था कि अब जनाब जल्दी ये फ़रोख्त हो जाएंगी और जनाब इसको बड़े लोग इश्तियाक से देखेंगे और बड़े जनाब जल्द अज जल्द ये 1 या 2 घंटे में बिक जाएंगी। लेकिन उस तस्वीरों को रखने के तकरीबन 1 घंटा के बाद भी किसी ने रुक कर उनकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। कोई अगर देखता भी था तो तिरछी निगाहों से देखकर आगे बढ़ जाता था। अब मैंने जो उन तस्वीरों को बागौर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो हकीकतन बिल्कुल फजूल सी तस्वीरें हैं। इन पेंटिंग्स में कोई जाज़ियत नहीं है, किसी किस्म की कोई खूबसूरती नहीं है। वो तस्वीरें मेरी अपनी ही नज़रों में गिर गईं और मैंने सोचा कि ये तस्वीरें तो वाकई कोई भी नहीं ख़रीदेगा, ना इनमें कोई किसी किस्म का की फ्रेम है और ना ही इसमें किसी किस्म की कोई खूबसूरती है, कोई जाज़ियत नहीं है। तो जब मेरे जैसा इंसान जिसने खुद बनाई है उनको ये पसंद नहीं आ रही तो किसी दूसरे को क्या पसंद आएंगी। और अब चूँकि मेरी जेब में पैसे नहीं हैं, बिल्कुल वापसी का किराया भी नहीं है और मैंने जाना है वापस, मैंने वापस जाना है और चूँकि मेरे पास किराया नहीं है लिहाजा मैंने पैदल कोरंगी जाना है। तो मैं तकरीबन 1 घंटे मैंने मज़ीद वहाँ सोचो विचार में गुजारा और फिर मैंने यही फ़ैसला किया कि इन तस्वीर को जो रखी हैं जिस तरह उसी तरह रखा रहने देता हूँ और वापसी का रुख करता हूँ। क्योंकि अब चूँकि मुझे पैदल कोरंगी जाना है लिहाजा मैं इतना वज़न उठाकर नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने सुबह से सिर्फ चाय ही पी थी, कुछ खाया पिया नहीं था। लिहाजा मैंने उन तस्वीरों को वहीं जूं का तू रहने दिया और पैदल मार्च शुरू कर दी। क्योंकि मेरे जहन में ये भी था कि दिन छोटे थे, वो सर्दियों के दिन थे कि दिन छोटे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में रात हो जाए, अंधेरा हो जाए तो फिर रोड पर चलना बड़ा दुश्वार हो जाएगा और कहीं ऐसा ना हो कि पीछे से आती हुई ट्रैफिक मुझे पीसती हुई मेरा कीमा बनाती हुई ना गुजर जाए। लिहाजा मैंने उन तस्वीरों को जूं का तू छोड़ा और पैदल मार्च कोरंगी का रास्ता अख्तियार किया। और जिस वक्त मैं ख़तरनाक तरीन जगह से गुज़रा हूँ, पहुँचा हूँ, मतलब कोरंगी का वो इलाका जहाँ क़यूमाबाद से आगे आता है, जहाँ दोनों साइडों पर पानी है, समंदर का सा हिस्सा है और सड़क भी उस ज़माने खासी वो खस्ता हालत में थी और उस वक्त वहाँ पर ट्रैफिक जो थी बड़ी तेज़ी से गुज़रा करती थी और वो बड़ा ख़तरनाक सा रोड था। तो मेरे जहन में था कहीं अगर ये इस जगह पहुंचकर अंधेरा हो गया तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिस वक्त मैंने वो उस जगह पर पहुंचा हूँ उस वक्त रोशनी थी। अलबत्ता जैसे ही मैंने वो
کراس کی وہ جگہ خطرناک ترین جگہ جب میں نے کراس کر لی تو اس وقت مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ اس کے بعد میں نے کافی اطمینان محسوس کیا اور پھر میں نے اپنی رفتار بھی کافی ہلکی کرتی تھی، کم کرتی تھی، کیونکہ اب میرا خیال تھا کہ میں اب جو دشوار گزار راستہ تھا وہ میں نے عبور کر لیا ہے۔ پھر میں بڑے آرام سے چلتا ہوا آخر کار اپنے مکان 100 کوارٹر پر پہنچ گیا تھا، اور اس وقت تقریباً رات کے 9:30 اور 10 کا ٹائم ہو رہا تھا۔ تو میں بہت بری طرح تھکا ہوا تھا، جسم میرا چور چور ہوا تھا تھکن سے، تو آنکھیں نیند سے بوچھل ہو رہی تھی، تو میں جاتے ہی بستر پر دراز ہو گیا تھا اور گہری نیند سو گیا تھا۔ تو یہ میری تصویروں کی پہلی نمائش تھی۔ خوش رہیے اور دوسروں کو ہر ممکن خوش رکھنے کی اپنی سی کوشش کیجیے۔ اللہ حافظ۔